हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम 1.5 साल बाद इस चैनल पे कुछ काम करने जा रहे हैं। तो 1.5 साल पहले जो हमने वीडियो अपलोड की थी वो थी करंट इलेक्ट्रिसिटी की लास्ट वीडियो। तो मतलब अब तक हम 12th की 2 यूनिट कर चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आज से हम 12th की जो 3rd यूनिट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो, नाम से ही पता चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है। मान लो कोई भी कंडक्टिंग वायर है, जब उसमें करंट फ्लो करेगा तो वो अपने चारों तरफ एक इनविजिबल डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करेगी, और उस इनविजिबल डिस्टरबेंस में अगर हम एक कंपास नीडल को रखेंगे तो वो कंपास नीडल डिफ्लेक्शन शो करती है। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो आज हम इसी को ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट ये क्या कहता है। तो सबसे पहले जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को विजुअलाइज किया ना, तो ओरेस्टेड ने ही विजुअलाइज करवाया था हमको, और उस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया था ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक डेरिवेशन करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, मतलब स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर होगी, उसकी वजह से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, मतलब एक डेरिवेशन को ड्राइव करेंगे। फिर उसके बाद उसी डेरिवेशन के ऊपर बेस्ड 2 न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो आज से 12th की 3rd यूनिट स्टार्ट हो रही है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाम से ही पता चल रहा है मेरे पास कोई करंट कैरिंग वायर होगी ना, तो कहीं ना कहीं वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी अपने चारों तरफ, ठीक है। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ है, उसको फर्स्ट टाइम मतलब बिल्कुल सबसे पहले कैसे, मतलब एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा महसूस किया गया। उस एक्सपेरिमेंट का नाम था ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। मतलब एक साइंटिस्ट था ओरेस्टेड नाम का, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिससे उसको यह पता चला था कि भाई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो उसने उस एक्सपेरिमेंट में देखो क्या क्या लिया था। एक बैटरी ली थी, ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस हो गया, ये सारा रेजिस्टेंस ही है, ठीक है ना। जो वायर होती है कंडक्टिंग वायर, उसका रेजिस्टेंस होता है ना, ऐसे ही मैंने यहां पे शो कर दिया, ठीक है। ये बैटरी है, और यहां पे क्या लगा हुआ है, स्विच। इनिशियली स्विच ओपन है, ठीक है, मतलब इस वायर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है। मान लो ये साउथ डायरेक्शन है और ये नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ एंड ज्योग्राफिक नॉर्थ, ठीक है ना। अभी आपको ये पता होगा कि अर्थ की भी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है ना, जो कि अर्थ के रोटेशन के कारण पैदा होती है, प्रोड्यूस होती है। जो अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है ना, उसके कारण अर्थ की भी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ज्योग्राफिक साउथ टू ज्योग्राफिक नॉर्थ, ठीक है। तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वेस्ट, और ये डायरेक्शन ईस्ट, ठीक है। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहेगी, ज्योग्राफिक साउथ टू ज्योग्राफिक नॉर्थ, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। जो अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, उसके कारण भी एक खुद की अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। इसको हम बाद में पढ़ेंगे कहीं आगे जाके, बस इसको थोड़ी देर के लिए याद रख लो, ठीक है। तो देखो, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि कंपास नीडल होता क्या है। कंपास नीडल देखो क्या होती है, कुछ ऐसी दिखती है। कंपास नीडल का ये जो एंड होता है ना, ये रेड कलर का होता है, और यहां पे होता है नॉर्थ पोल।
मतलब कंपास नीडल एक छोटा सा मैग्नेट होती है, ठीक है, और ये होता है साउथ पोल ऑफ ए कंपास नीडल, और ये नॉर्थ पोल ऑफ ए कंपास नीडल। एक छोटा सा मैग्नेट होती है और कुछ नहीं होती कंपास नीडल, ठीक है। और आपको भी एक बात याद रखनी है, कंपास नीडल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन हो जाती है, ठीक है। मान लो यहां पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना, कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है वर्टिकल अपवर्ड, ठीक है। तो ये जो कंपास नीडल है ना, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन हो जाएगी। देखो दिखाई भी दे रहा है, साउथ पोल इस तरफ होगा, नॉर्थ पोल ऐसे होगा, ठीक है ना। अगर आप इस कंपास नीडल को थोड़ा सा भी अगर आप रोटेट करवा के छोड़ोगे ना, तो ये ऐसे कुछ ऑसिलेशंस के बाद में यहीं पे रुक जाएगी, मतलब इस पोजीशन में आ जाएगी, ठीक है। साउथ नॉर्थ जो कंपास नीडल का होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन होता है, ठीक है ना, एट इक्विलिब्रियम। कंपास नीडल कुछ नहीं है, एक छोटा सा मैग्नेट है, साउथ पोल ये हो गया, नॉर्थ पोल ये हो गया। मान लो यहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो कंपास नीडल को आप इस पोजीशन में रख के छोड़ोगे ना, वो कुछ ऐसे ऑसिलेट करके फाइनली कुछ टाइम बाद ऐसे अलाइन हो जाएगी अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और अब मैंने क्या किया, ये जो वायर है ना, इस वायर के नीचे इस कंपास नीडल को रख दिया, इस वायर के बिल्कुल नीचे। ध्यान रहे, यहां पे मैं इसको बना नहीं सकता बिल्कुल नीचे, समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप ऐसा समझ लो, ये जो कंपास नीडल है ये इस वायर के बिल्कुल नीचे है, ठीक है, ठीक है ना। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल ऑफ कंपास नीडल। तो देखो सीधी सी बात है, अभी इस वायर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, लेकिन अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तो है ना यहां पे भी, ज्योग्राफिक साउथ टू ज्योग्राफिक नॉर्थ। तो ये जो कंपास नीडल है ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन रहती है और ऐसे हो भी जाएगी। इसको थोड़ा सा भी ऐसे डिस्टर्ब करके छोड़ोगे तो ये ऐसे कुछ ऑसिलेशंस के बाद में, छोटे छोटे ऑसिलेशंस के बाद में ऐसे हिलती ऐसे सेट हो जाएगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग सेट हो जाती है। अभी तक तो ठीक है, यहां पे अभी ये जो स्विच है ये ओपन है, ठीक है ना। और देखो एक फैक्ट का ध्यान रखना, कंपास निडल नेट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग सेट होती है, ठीक है ना। अभी तक यहाँ पे ये जो स्विच ओपन है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है इस वायर में, नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ही है खुद की, ठीक है ना। तो कंपास निडल ऐसे ही सेट रहेगी, ठीक है ना। थोड़ा सा डिस्टर्ब भी करोगे तो ऐसे कुछ ऑसिलेशंस के बाद में छोटे छोटे ऐसे हिलती हिलती ऐसे सेट हो जाएगी। चलो ठीक है अभी तक तो अब देखो क्या किया ओरेस्टिड ने, अभी इस स्विच को ऑन कर दिया तो करंट फ्लो करेगा इस वायर में ऐसे करके, बिल्कुल सही बात है, आई करंट फ्लो करेगा, ठीक है ना। तो जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करोगे ना, तो ये थोड़ी देर बाद आपको एक्सपेरिमेंटली पता चल जाएगा क्या, कि ये जो नीडल है ना ये कुछ ऐसे सेट हो जाएगी, ऐसे कुछ ऐसे सेट हो जाएगी। ध्यान रहे ये नीडल इस वायर के बिल्कुल नीचे है, ठीक है। जैसे ही स्विच को ऑन करोगे तो करंट फ्लो करेगा वायर में ऐसे, तो ये नीडल ऐसे से ऐसे सेट हो जाएगी, ठीक है ना, कंपास नीडल। और हम ये भी जानते हैं कंपास निडल नेट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग सेट होती है। तो इसका मतलब जैसे मैंने इस स्विच को ऑन किया तो इस वायर के नीचे नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसी हो जाएगी, सीधी सी बात है। इसको मैं यहां पे दिखा रहा हूं, स्विच को ऑन करने से पहले नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी, ये कंपास निडल नहीं है, ठीक है ना।
स्विच को ऑन करने से पहले नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी, जो कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड थी, मान लो B1, ये तो हमेशा ही रहेगी। अब जैसे इस स्विच को ऑन करूंगा ना, इस वायर में करंट फ्लो करेगा, और ध्यान रहे ये कंपास निडल इस वायर के नीचे है। तो मैंने क्या पाया, आप एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाओगे कि ये कंपास निडल इस पोजीशन से चल के इस पोजीशन पे पहुंच जाएगी फाइनली, ठीक है। तो इसका मतलब अब इस वायर के नीचे नेट मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी ना, इस डायरेक्शन में नेट। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में तो तभी हो सकती है ना जब कोई एक दूसरी मैग्नेटिक फील्ड आए इस डायरेक्शन में, B2, मतलब B1 और B2 का रिजल्टेंट ये नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाए, ठीक है। चलो सही है। तो इसका मतलब हम यहां से क्या समझे, कहीं ना कहीं ये जो B2 मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये जो B2 मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस करंट कैरिंग वायर ने प्रोड्यूस की होगी इसके नीचे इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। B1 तो यहां पे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होगी, और जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, ये कंपास निडल इस पोजीशन से चल के इस पोजीशन में पहुंच गई। तो इसका मतलब अब इस वायर के नीचे मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगी ना। B1 पहले से ही अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, ये तो हमेशा ही रहेगी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में तभी हो सकती है ना जब कोई एक दूसरी मैग्नेटिक फील्ड आए इस डायरेक्शन में, जिससे कि इसका और इसका रिजल्टेंट ऐसे हो जाए, ठीक है। तो ये जो B2 मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये इस वायर के नीचे किसकी वजह से होगी, इस वायर में करंट फ्लो होने के कारण। इस वायर में जब ऐसे करंट फ्लो होगा तो इस वायर के जो नीचे मैग्नेटिक फील्ड आएगी ना, केवल इस करंट कैरिंग वायर की वजह से वो ऐसे आएगी। तो ये जो इस वायर के जो नीचे मैग्नेटिक फील्ड आएगी ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर, वो ऐसे होगी B2। तो ये B2 क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस करंट कैरिंग वायर। प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग वायर, ठीक है। ठीक है ना। तो एक तरह से अब हमें यह पता चल गया कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से हमें यही पता चला, ठीक है ना। स्विच ओपन था तो ये जो हमारी कंपास निडल है वो ऐसे थी, और ध्यान रहे कंपास निडल को मैंने इस वायर के नीचे रखा, ठीक है। जैसे ही स्विच को मैंने क्लोज किया, सर्किट क्लोज हो गया, तो ऐसे करंट फ्लो करेगा ना, तो ये निडल ऐसे से चल के ऐसे हो जाएगी। ये आप एक्सपेरिमेंटली पाओगे, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर भी सकते हो, ठीक है ना, कहीं पे भी फिजिक्स लैब में। तो जब इसमें ऐसे करंट फ्लो करेगा ना, मतलब इस करंट कैरिंग वायर में ऐसे करंट फ्लो करेगा, तो ये मैग्नेटिक जो नीडल है, कंपास नीडल, उसकी पोजीशन ऐसे से चेंज होके ऐसे हो जाएगी। और हम ये जानते हैं, ये फैक्ट है, कंपास नीडल मैग्नेटिक फील्ड या नेट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन होती है। तो जैसे ही इस वायर में ऐसे करंट फ्लो हुआ तो कंपास नीडल ऐसे होगी ना, ऐसे मुड़ गई। तो इसका मतलब है इस वायर के जस्ट नीचे नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होनी चाहिए। और हम ये भी जानते हैं, एक तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट आएगा B1, ये तो हमेशा ही रहेगा। अब इस वायर में करंट फ्लो होने के कारण हुआ क्या है, इस वायर के नीचे इस करंट कैरिंग वायर की वजह से ऐसे B2 मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, जिससे B1 और B2 का रिजल्टेंट ऐसे B नेट हो जाएगा, और इसी के अलोंग हमारी ये कंपास नीडल क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या है, जैसे ही मैंने इस स्विच को क्लोज किया, सर्किट को क्लोज किया एक तरह से, तो हमारी कंपास नीडल ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है ना, ईस्ट की तरफ मुड़ गई ना। ये तो वेस्ट है, ये ईस्ट है,
ईस्ट की तरफ, ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है ना। तो अभी हम एक क्या चीज पढ़ेंगे, बायोट-सैवर्ट्स लॉ। उसी से ही सारे डेरिवेशन ड्राइव होने हैं। किसी भी शेप की करंट कैरिंग वायर हो, अगर उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो बायोट-सैवर्ट्स लॉ का ही यूज होना है। बायोट-सैवर्ट्स लॉ। अब देखो बायोट-सैवर्ट्स लॉ क्या कहता है। देखो मान लो मेरे पास ये कोई आर्बिट्रेरी शेप की करंट कैरिंग वायर है, मतलब इसमें करंट फ्लो कर रहा है कुल मिला के आई, ठीक है ना। इसका मैं छोटा सा एलिमेंट लूं इस वायर का, ठीक है। इस छोटे से एलिमेंट की लंबाई मान लो क्या है, dl। ये लंबाई क्या है, dl। तो ये जो वेक्टर है ना, इसको बोलेंगे dl वेक्टर। डायरेक्शन भी दे दी ना मैंने, डायरेक्शन दे दी करंट के अलोंग, ठीक है ना। इस वायर में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है I। इस वायर का छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसकी लंबाई क्या है, dl। लंबाई क्या है, dl। अब करंट के अलोंग और इस छोटे से एलिमेंट की बात करूं तो जो वेक्टर बोला जाएगा ना, ये डायरेक्शन भी दिखा दी ना मैंने, तो इस dl के ऊपर एक वेक्टर शो कर दो तो ये क्या हो जाएगा, dl वेक्टर, ठीक है, छोटा सा एलिमेंट। अब इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस A पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कैसे फाइंड आउट करें। और मान लो ये जो वेक्टर है ना, ये है R, ये टेल पॉइंट और ये हेड पॉइंट। इस छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से इस A पॉइंट पे सीधी सी बात है मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी स्मॉल आएगी, बहुत कम है। और ध्यान रहे मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो इस A पॉइंट पे इस छोटे से एलिमेंट की वजह से वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो ये आती है म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई dl क्रॉस r बाय में r क्यूब। ये लंबाई क्या है, r, मतलब r वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो क्या है, स्मॉल r, ठीक है। ठीक है ना। तो बायोट-सैवर्ट्स लॉ ने क्या बताया है, एक छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट है जिसकी लंबाई dl, और उसको करंट के अलोंग अगर डायरेक्शन भी ले लो तो उसको क्या बोला जाएगा, dl और वेक्टर, साथ में ये वेक्टर dl वेक्टर। इस छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से इस A पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली वेरी स्मॉल आएगी, dB। वो क्या आएगी, म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई dl क्रॉस r बाय में r क्यूब, वेयर स्मॉल r इज दिस लंबाई। ये लंबाई क्या है, स्मॉल r, या इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, स्मॉल r, ठीक है। तो अब देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो वेक्टर क्वांटिटी है, और मैग्नेटिक फील्ड की जो SI यूनिट है ना, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो है टेस्ला, या T से भी शो करते हैं, ठीक है, SI यूनिट। और 1 टेस्ला 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, ठीक है। अब ये वेबर क्या है, ये तो नई चीज है। वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स की SI यूनिट है, ठीक है ना। ये आप वेबर क्या चीज होती है, जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स की SI यूनिट है। अभी मैग्नेटिक फ्लक्स हमें पता नहीं है, ठीक है, तो ये आपको आगे चल के पता चलेगा, ठीक है ना। और म्यू नॉट इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू में 10 की पावर -7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर, ठीक है। और म्यू नॉट इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी।
ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, फ्री स्पेस या वैक्यूम। वेबर की जगह चाहो तो आप टेस्ला मीटर स्क्वायर भी पुट कर सकते हो, ठीक है। तो बायोट सेवर्ट्स लॉ का हमें पता चल गया। जितने भी हम डेरिवेशन करेंगे ना, किसी पर्टिकुलर करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो, कोई भी शेप हो, उन सभी में बायोट सेवर्ट्स लॉ का ही यूज होना है, ठीक है, जितने भी डेरिवेशन होंगे, ठीक है ना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बैकबोन है ये, जिसको रीड की हड्डी बोलते हैं। कोई भी डेरिवेशन हो मैग्नेटिक फील्ड का, अगर वो ड्राइव करना हो तो बायोट सेवर्ट्स लॉ का यूज होगा ही होगा, ठीक है ना। ये है बायोट सेवर्ट्स लॉ, इसको आप याद रखना, ठीक है। आई वो है जो कि इस वायर में करंट फ्लो करेगा, डीएल छोटा सा एलिमेंट है वेक्टर फॉर्म में, आर ये वेक्टर है, ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे हम, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, सीधी सी बात है, अब क्या आएगा, बायोट सेवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशंस, मतलब किसी भी शेप की करंट कैरिंग वायर हो, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखेंगे यूजिंग बायोट सेवर्ट्स लॉ। तो जो सबसे पहला डेरिवेशन आता है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ठीक है। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर होगी, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है हमें, ठीक है। अब वो जो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है ना, ये है वो, यहां से शुरू है, यहां से, और यहां पे खत्म है, ठीक है। और ये जो ए पॉइंट है ना, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, मान लो आई, ठीक है। मान लो ये एंगल कितना सबटेंड हो रहा है, θ1, और ये एंगल θ2, ठीक है। और इस ए पॉइंट से जब मैं डॉटेड परपेंडिकुलर डालता हूं इस करंट कैरिंग वायर पे, ये जो दूरी है ना, ये जो दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है स्मॉल आर, ठीक है। तो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इस ए पॉइंट पे सोचो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे। तो कहीं ना कहीं हमें एक छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट लेना होगा। उससे पहले ऐसा मान लो कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, और ये क्या हो गया हमारा ओरिजिन, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो यहां से वाई डिस्टेंस ऊपर जाओ, ठीक है। और ये एंगल मान लो थीटा है, ठीक है। तो देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट तो 0, वाई कोऑर्डिनेट y, सही है। इस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट r और y कोऑर्डिनेट 0, सही बात है, ठीक है ना। और मान लो ये जो दूरी है ना, ये जो दूरी, ये r0 है, मान लो ये p पॉइंट है, p है कितना, मान लो r0। अब देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल से देखो तो tan थीटा कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाय में बेस, y बाय में r, ठीक है ना। तो एक तरह से y कितना आ गया, r tan थीटा। तो dy क्या हो जाएगा, r सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। और अब तक हमने वो छोटा सा एलिमेंट लिया नहीं है। अब इस पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर बढ़ो, बस थोड़ा सा,
वैसे दिखने में थोड़ा ऊपर है लेकिन थोड़ा सा ऊपर बढ़ना है। ये है हमारा छोटा सा एलिमेंट, इसकी लंबाई क्या होगी dy। ये लंबाई क्या होगी इस छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट की dy। तो सोचो ये एंगल वेरी स्मॉल नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कितना होगा डी थीटा होगा, ठीक है ना। तो dl वेक्टर मतलब वो जो छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट था उसको क्या लिखोगे dy j कैप। किसी भी वेक्टर को ऐसे लिखते हो ना, उसका मैग्नीट्यूड इनटू उस वेक्टर के लो यूनिट वेक्टर। तो dl वेक्टर हमारा क्या बन गया, dy क्या था r सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा और ये j कैप, ठीक है। और अब देखो आर वेक्टर तो ये होगा ना, आर वेक्टर तो ये होगा। बायोट-सैवर्ट्स लॉ को याद करो, जो अभी हमने किया था पीछे ही। आर वेक्टर तो ये होगा ना, टेल पॉइंट ये, हेड पॉइंट ये। आर वेक्टर वो क्या होगा आर माइनस जीरो आर आई कैप या और माइनस वाई जे कैप, सही है, ठीक है ना। और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो पी ही हो जाएगा और वो आर नोट, ठीक है। और ये कितना आएगा रूट आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। और ये दूरी कितनी आएगी रूट आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब ये जो वेक्टर ना, इस वेक्टर की लंबाई मतलब आर नोट, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही तो आर नोट है। आई कैप के आगे होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, जे कैप के आगे होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, ऐड करते हैं और रूट करते हैं। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे निकलता है। तो रूट आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वो वैल्यू पुट कर दो आर टेन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर को कॉमन लोगे इंटू में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा आएगा, वो सेकेंड स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये आएगी आर सेकेंड थीटा, ठीक है। अब उस ए पॉइंट पे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो मान लो डीबी आएगी यूजिंग बायोट-सैवर्ट्स लॉ। क्या आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई dl क्रॉस r बाय में r क्यूब। यहां पे जो r है ना, वो देखो बायोट-सैवर्ट्स लॉ में यहां पे जो r होता था वो यहां पे r नोट है, ठीक है, r नोट। तो क्या लिखोगे r नोट का क्यूब, ठीक है। और r नोट ये है, और dl क्रॉस r और निकाल लो एक बार, dl क्रॉस r निकाल लो एक बार डिटर्मिनेंट मेथड से, आई कैप जे कैप के कैप। dl क्या है 0 dy, ठीक है ना, और के कैप में भी 0 है, ठीक है। और dy की वैल्यू क्या है r सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्या लिख दोगे r सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, और के कैप में तो 0 ही है ना। देखो dl क्या है 0 आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस 0 के कैप, और dl क्रॉस r निकाल रहे हैं ना, तो ये डिटर्मिनेंट मेथड आपको आना चाहिए। आई कैप में 0 है, जे कैप में dy है, और dy क्या निकल के आया था r सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, और के कैप में 0 है। अब आओ आर वेक्टर पे, ठीक है ना, आर वेक्टर। तो r और ये माइनस वाई और के कैप में 0, बिल्कुल सही। और y क्या है r टेन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस r टेन थीटा, बिल्कुल सही, ठीक है ना। अब ये डिटर्मिनेंट आपको सोल्व करना आना चाहिए, प्लस माइनस प्लस होता है ना,
तो प्लस यहाँ पे ऐसे करके आई कैप, ऐसा ही करते हैं ना। इसको और इसको भूल जाओ, इसकी मल्टीप्लाई करो 0 माइनस इसकी मल्टीप्लाई करो 0, तो आई कैप में आएगा 0। तो मतलब एक तरह से क्या आएगा, आई कैप में 0, मतलब 0 आई कैप। अब आ जाओ यहाँ पे माइनस, इसको भूल जाओ और इसको भूल जाओ, 0 इंटू में 0 और 0 इंटू में आर 0, तो जे कैप में भी क्या आएगा 0, मतलब माइनस लगा लो या प्लस लगा लो क्योंकि 0 है। अब आ जाओ यहाँ पे प्लस और ये के कैप। अब इसको भूल जाओ और इसको भूल जाओ, तो दिस इंटू में दिस 0 हो गया, और माइनस दिस इंटू में दिस, मतलब माइनस आर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, माइनस आर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, माइनस माइनस आएगा ना, माइनस, ठीक है। तो dl क्रॉस r, इसकी वैल्यू इस पर्टिकुलर डेरिवेशन में ये आई है, माइनस आर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा के कैप, माइनस आर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा के कैप। ये जो वैल्यू है ना dl की, सॉरी dl क्रॉस r की ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। और r नोट की वैल्यू वो भी हमें पता है, r सेकेंड थीटा, वो भी पुट कर दो यहाँ पे। तो देखो इस A पॉइंट पे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग सेवर्ट्स लॉ, ड्यू टू दिस वेरी स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, वो क्या आ जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई dl क्रॉस r की वैल्यू ये आई है ना, माइनस आर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा के कैप, और r नॉट की वैल्यू और इसका क्यूब करोगे r क्यूब सेकेंड क्यूब थीटा, ऐसा ही है। सेकेंड स्क्वायर थीटा से सेकेंड स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 सेकेंड थीटा बचेगा, और वो क्या होता है कोस थीटा, ठीक है ना, क्या होता है कोस थीटा। और एक आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और माइनस आगे आ जाएगा और आर नीचे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे तो इस कंप्लीट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ना ए पॉइंट पे, तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा हमें, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन डी बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर इंटीग्रेशन कोस थीटा डी थीटा के कैप। अब इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी होंगी, तो लोअर लिमिट क्या होगी अपर लिमिट क्या होगी वो कैसे देखें। तो देखो जब ये एलिमेंट यहाँ पे आएगा, वो देखो हमने क्या करना है, इस एलिमेंट को यहाँ से यहाँ चला के ऊपर तक ले जाना है, जिससे विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट मेरी पूरी वायर कवर हो जाए। तो जब ये एलिमेंट यहाँ पे होगा तो ये थीटा ऐसे आएगा ना, देखो ये थीटा तो क्या था क्लॉकवाइज, लेकिन जब ये एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा तो थीटा तो ये बन जाएगा ना, और ये क्या एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस थीटा 2, क्योंकि क्लॉकवाइज अगर एंगल बन रहा है तो उसको पॉजिटिव लेना है, लेकिन यहाँ पे जब ये एलिमेंट यहाँ पे होगा इस एंड पे तो थीटा तो ऐसे बनेगा ना, लेकिन ये तो एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए माइनस लो, माइनस थीटा 2। जब ये एलिमेंट ऐसे चलता चलता स्टॉप पे पहुंच जाएगा जिसकी वजह से ये पूरी वायर मेरी कवर हो जाएगी, तो अब थीटा ये बनेगा, और कैसे है क्लॉकवाइज है ना, और कितना थीटा 1, तो मतलब प्लस थीटा 1, ठीक है। तो इंटीग्रेशन आपको आता ही है, माइनस म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर, कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा, और के कैप लोअर लिमिट माइनस थीटा 2 अपर लिमिट थीटा 1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी, इसको जब आप सोल्व करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके, माइनस म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर
साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 के कैप, ये आएगा। ठीक है, अब देखो इस ए पॉइंट पे इस पूरी वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई है, मैग्नीट्यूड कितना आया, म्यू नोट आई अपॉन में 4 पाई आर इंटू में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये ठीक है। लेकिन यूनिट वेक्टर क्या आया, माइनस के कैप। मतलब इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इस ए पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो डाउनवर्ड आएगी, मतलब इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर और डाउनवर्ड। माइनस के कैप डायरेक्शन तो यही है ना। और इस ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, म्यू नोट आई अपॉन में 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है, और डायरेक्शन कैसे, ऐसे। अब क्या है, इसके कुछ स्पेशल केस होंगे, ठीक है ना। तो इस जो फाइनल रिजल्ट है ना मेरा ये है, इस पूरी करंट कैरिंग वायर की वजह से इस ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ये आएगी वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो कितना, म्यू नोट आई अपॉन में 4 पाई आर इंटू में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। और डायरेक्शन कैसे, इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर और डाउनवर्ड। ठीक है, मतलब माइनस के कैप। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उस ए पॉइंट पे वो क्या आएगा, म्यू नोट आई अपॉन में 4 पाई आर इंटू में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। हमेशा याद रखना है इसको, ये मोड लगा दिया ना, मोड मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन माइनस के कैप, व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर और अंदर की तरफ। ठीक है, डायरेक्शन भी मैं साथ में लिख रहा हूं, डाउनवर्ड प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, ये डाउनवर्ड प्लेन के परपेंडिकुलर साइन होता है, ये व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड का साइन होता है। तो अब देखो एक लोकल तरीका, मतलब तरीका सही है, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इस ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने का तरीका देखो, राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं इसको। राइट हैंड का यूज करना है और थंब है ना वायर के अलोंग लो, करंट कैरिंग वायर के अलोंग। और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं ना इस ए पॉइंट पे, बाकी 4 उंगली वहां पे लेके जाओ। तो अब देखो थप्पड़ अंदर की तरफ लग रहा है ना, तो इसका मतलब इस ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी। ठीक है, अब देखो इसके स्पेशल केसेस। फर्स्ट क्या है, मतलब जब ये वायर इनफाइनाइट वायर हो, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, मतलब कुछ ऐसी हो, ऊपर इनफाइनाइट तक और नीचे भी इनफाइनाइट तक। ये ए पॉइंट हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल आर। ठीक है, और ऐसे फ्लो कर रहा है करंट आई। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ आएगी ना, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ दिस व्हाइट बोर्ड, और अंदर की तरफ। राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, करंट के अलोंग अंगूठा ले जाओ और राइट हैंड का यूज करो, और बाकी जो 4 उंगली हैं वहां पे क्या करो, ए पॉइंट की तरफ ले जाओ जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो अब देखो थप्पड़ तो अंदर की तरफ लग रहा है, तो इसका मतलब इस ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगी परपेंडिकुलर, लेकिन मैग्नीट्यूड में कितना होगी। तो देखो ये जो θ1 एंगल 90 डिग्री बनेगा ना, ऐसे ही θ2 एंगल भी 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये वायर बहुत लंबी है ऊपर नीचे। तो θ1 और θ2 को क्या पुट कर दो 90 डिग्री यहां पे, और कुछ नहीं करना। तो ये आ जाएगी म्यू नोट आई अपॉन में 2 पाई आर। ठीक है, sin 91 1 + 1 2,
2 दूनी 4, ये आ जाएगी। ठीक है, अब सेकंड केस क्या बनता है वो देखो। सेमी इनफाइनाइट वायर हो, क्या मतलब एक एंड का तो पता हो लेकिन दूसरा एंड बहुत दूर हो। सेमी इनफाइनाइट वायर, मतलब देखो वायर का ये एंड तो मेरे को पता है, यहां से यहां पे है, दूसरा एंड बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर, मतलब ऊपर ये वायर इंफिनिटी तक है लेकिन नीचे वायर ये यहां तक है। ठीक है, और यहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो स्मॉल आर है, तो देखो θ1 तो 90 डिग्री बनेगा ना, और θ2 कितना बनेगा 0। θ1 90 डिग्री और θ2 0। θ2 0 क्यों बना? क्योंकि ये पॉइंट यहां पे आ गया, मतलब ये डॉटेड लाइन यहीं पे आ गई ना इसी पे, तो ये एंगल 0 ही तो हो गया। अब इस केस में θ1 90 पुट कर दो, θ2 0, तो क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड μ0 I/4πr। ठीक है, और अंदर की तरफ व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर और अंदर की तरफ, ठीक है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ। तो आगे देखो इसमें क्या है, वही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता करें ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। मान लो मेरे पास ये वायर है, इसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इस वायर, ये जो करंट कैरिंग वायर है अपने चारों तरफ एक इनविजिबल डिस्टरबेंस भी पैदा करेगी, उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई कंपास निडल इस वायर के पास में आ जाए, या ले आए हम उस कंपास निडल को इस वायर के पास में, तो वो कंपास निडल डिफ्लेक्शन शो करती है ना, तो मतलब ये करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, इनविजिबल डिस्टरबेंस। वो मैग्नेटिक फील्ड देखने में कैसी होती है, किसकी हेल्प से समझते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती थी। ठीक है, तो देखो ये मैंने अपने खुद से मान लिया, ये एक प्लेन ऐसे है, ये प्लेन ऐसे है। ठीक है, इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है ये प्लेन, आधा इस तरफ है और आधा अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होती हैं, दूर जाते जाओगे ना तो जो क्राउडनेस है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो कम होती जाएगी, क्राउडनेस। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप बनते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप्स। और किस प्लेन में है ये? इस प्लेन में, व्हाइट बोर्ड के प्लेन में नहीं, व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर ये जो प्लेन लिया इस प्लेन में है कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप्स या सर्कल्स बोल सकते हो। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। देख सकते हो क्राउडनेस, देखो जितना भी हम इस वायर के नजदीक है ना, क्राउडनेस मतलब भीड़ इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की उतनी ज़्यादा है। दूर जाते जा रहे हैं
जो भीड़ है इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो भीड़ है, क्राउडनेस है, वो कम होती जा रही है। और जितनी ज़्यादा क्राउडनेस होती है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ज़्यादा होती है। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड या स्ट्रेंथ कुछ भी बोल लो, ठीक है। और ये हमारी क्या ध्यान रहे, ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं या लूप्स हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इन दिस केस। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट जब आप ड्रॉ करते हो ना, तो वो किसकी डायरेक्शन देता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो देखो ये जो पॉइंट है ये इस व्हाइट बोर्ड में समाया हुआ है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगी, ठीक है ना, इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर और अंदर की तरफ। और वो इस सर्कल के इस पॉइंट पे टेंजेंट भी होगी, क्योंकि ये सर्कल आधे ऊपर की तरफ है और आधे इस बोर्ड के अंदर की तरफ है, ठीक है ना। ओके, यहां पे ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगी, यहां पे भी अंदर की तरफ आएगी, ठीक है। और यहां पे ऐसे आएगी टेंजेंट, ठीक है। यहां पे टेंजेंट अंदर की तरफ, यहां पे भी टेंजेंट अंदर की तरफ, यहां पे भी टेंजेंट अंदर की तरफ, और यहां पे टेंजेंट ऐसे आएगी, ठीक है। यहां पे भी ऐसे आएगी टेंजेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर किसी पॉइंट पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है, ठीक है। और ये करंट कैरिंग वायर है स्ट्रेट, मतलब बहुत लंबी है ऊपर नीचे। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है ना, वो कुछ ऐसी होती हैं, ध्यान रहे। ये सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप्स जो कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो कर रहे हैं, वो ऐसे ही क्यों लिए हैं मैंने, ऐसे क्यों नहीं लिए, उसका कारण देखो। फ्रॉम राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड का यूज करो और थंब करंट के अलोंग ले जाओ और इस वायर को पकड़ने की कोशिश करो। तो देखो हमारा जो उंगलियां है ना, वो ऐसे घूमी है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, ये भी कैसी आएंगी? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B1 होगी, यहाँ पे B2 होगी और यहाँ पे B3। जितना दूर जाओगे ना वायर से, तो मैग्नेटिक फील्ड भी घटती जाएगी, क्योंकि मैंने बताया है आपको कि जो क्लोजनेस है ना या क्राउडेड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्राउडनेस या क्लोजनेस जितनी ज़्यादा होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे क्राउडनेस सबसे ज़्यादा है, दूर जाते जा रहे हो, देख सकते हो भीड़ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वो कम होती जा रही है। तो वायर से दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी, मतलब B1 सबसे ज़्यादा होगी, B2 उससे कम, B3 उससे कम, ठीक है। जितने ज़्यादा नज़दीक होगे ना आप वायर के, तो मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब हम दो न्यूमेरिकल्स करेंगे उस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड। म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, जो हमने डेरिवेशन ड्राइव किया था ना, उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, क्या गिवन है? मान लो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, और ये कंडक्टिंग वायर है और इसमें ऐसा मानो ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, कितना I, ठीक है। और ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में जो वायर है, साइड लेंथ दे दी इसने A, ठीक है। तो ये भी A हो जाएगी, ये भी A हो जाएगी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस
पे नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान रहे यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस पे, ठीक है, कितनी होगी। तो अब देखो इस वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मान लो आएगी B1, और हमें क्या निकालना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे, ठीक है, B नेट। इस वायर की वजह से मान लो इस पॉइंट पे आएगी B1, इस वायर की वजह से इस पॉइंट पे आएगी मान लो B2, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इस पॉइंट पे आएगी मान लो B3, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, B1 B2 B3 का वेक्टर सम, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। तो B1 कैसे निकालोगे, ऐसे B1 B2 B3 निकाल लो। तो सबसे पहले B1 निकाल लो, देखो ये एंगल 60, तो ये कितना हो जाएगा 30, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 60। ऐसे ये एंगल भी कितना हो जाएगा 60, ठीक है। और ऐसे ही ये एंगल 30, ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60, ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, ये एंगल भी 30, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60, 90 है ना, ये 90 डिग्री, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 60, तो ये भी कितना आ जाएगा 60, 30 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है। तो इस वायर की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड B1 वो क्या आएगी, μ0I अपॉन में 4πr, वही फॉर्मूला अप्लाई करो, 4πr। r क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट की फ्रॉम दिस वायर, ठीक है। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल लो, ये A है, तो ये दूरी कितनी आएगी, ये a/2, ठीक है ना। तो r ये a/2 नहीं होगा, r तो ये दूरी होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये है ना इस पॉइंट की फ्रॉम दिस वायर। लेकिन मैं यहाँ पे tan 30 यूज कर सकता हूँ, tan 30 वो कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि r होगा बाय में बेस कितना a/2, तो r कितना आ गया a/2√3 है ना। तो 4πr कितना आ गया a/2√3 इंटू में क्या होता है sin θ1 प्लस sin θ2। अब θ1 60, θ2 भी कितना 60, तो sin 60 √3/2 प्लस sin 60 √3/2, तो B1 कितना आ गया μ0I अपॉन में 4πa 2√3 और इंटू में 2√3 बाय में 2, 2 से ये 2 कैंसल, तो कितना आ गया ये √3 इंटू में √3 तो 3 हो गया, और 2 दूनी 4, तो ये आ गया μ0I अपॉन में 2πa इंटू में 3, ठीक है ना। अब देखो ये तो केवल इस करंट कैरिंग वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आई है 3 μ0I अपॉन में 2πa। डायरेक्शन क्या होगी, क्या होगी डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल का यूज करो। देखो वायर करंट के अलोंग अंगूठा ले जाओ, और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वहाँ पे उंगली ले जाओ, तो थप्पड़ बाहर की तरफ लगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है B1 आई है इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इस पॉइंट पे वो बाहर की तरफ होगी। इस करंट कैरिंग वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, तो वही फॉर्मूला यूज करना है μ0I अपॉन में 4πr। यहाँ पे जो r आया है यहाँ पे भी वही आएगा, यहाँ पे θ1 θ2 60 थे, यहाँ पे भी 60 आएंगे, तो B2 भी कहीं ना कहीं B1 के बराबर ही आना है, चेक कर लेना बेशक। लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, करंट के अलोंग अंगूठा राइट हैंड का यूज करो, और जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं वहाँ पे उंगली, तो थप्पड़ बाहर की तरफ आया ना, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इस पॉइंट पे बाहर की तरफ ही आएगी, परपेंडिकुलर अपवर्ड। अब बची ये करंट कैरिंग वायर,
इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसी पॉइंट पे, वही फॉर्मूला यूज करो ना, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर। यहाँ पे जितना आर था यहाँ पे भी उतना ही, यहाँ पे भी उतना ही हो जाएगा। यहाँ पे θ1 θ2 60-60, यहाँ पे भी 60-60 और यहाँ पे भी 60-60। तो एक तरह से B1 B2 B3 तीनों बराबर आने हैं। 3 म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ए के बराबर, बेशक चेक कर लेना। अब इस करंट कैरिंग वायर की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये तो आ गया B3, डायरेक्शन क्या होगी, तो क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल का यूज करो, करंट के अलोंग अंगूठा और बाकी 4 उंगली इस पॉइंट की तरफ, थप्पड़ बाहर की तरफ लगाना। तो अब यहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, अब देखो B1 भी बाहर की तरफ है, B2 भी बाहर की तरफ, B3 भी बाहर की तरफ, तो सीधा ऐड हो जाएंगे ना वेक्टर्स, और B1 B2 B3 बराबर भी है, तो 3 टाइम्स ऑफ B1, तो 9 म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ए, ये हो जाएगी यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड और बाहर की तरफ। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, एक इक्विलेटरल कंडक्टिंग वायर है, उसमें ऐसे करंट फ्लो कर दिया और साइड लेंथ ए, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस आएगा, इस पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड ये आ जाएगी, ठीक है। जितनी इसकी वजह से आएगी उतनी ही इसकी वजह से आएगी, उतनी ही इसकी वजह से, और आउटवर्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो B1 B2 B3 देख सकते हो तीनों बराबर है, और तीनों की तो तीनों आउटवर्ड भी हैं। तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड इस पूरी कंडक्टिंग वायर की वजह से 3 टाइम्स ऑफ B1 हो जाएगी और आउटवर्ड, ठीक है। ये आउटवर्ड का साइन होता है, इनवर्ड का क्या होता है, ऐसे, इनवर्ड का ऐसे और आउटवर्ड का ऐसे। तो अब देखो आज का हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है, अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। सेकंड न्यूमेरिकल देखो, आज का लास्ट न्यूमेरिकल, मान लो ये एक करंट कैरिंग वायर है, ये एंड बहुत दूर है, इन्फिनिटी, ठीक है, और ये कुछ ऐसे है करंट कैरिंग वायर, यहाँ पे भी इन्फिनिटी, बहुत दूर तक चली आ रही है करंट कैरिंग वायर, और यहाँ पे भी बहुत दूर तक है, ठीक है। और ये एंगल दे दिया 60 डिग्री, ठीक है, और कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई, ठीक है ना। तो इस पूरी करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, लेकिन कहाँ, ये देखो, ये जो बाइसेक्टर लाइन आएगी ना, डॉटेड बाइसेक्टर लाइन, इसके ऊपर, जैसे कि यहाँ पे, और ये दूरी कितनी है, L, ये दूरी कितनी है, L, ठीक है, I और L गिवन है, और ये एंगल 60 डिग्री। इस पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो क्या करोगे, इसकी वजह से, इस पोर्शन की वजह से फाइंड आउट करोगे इस पॉइंट पे, और इस पोर्शन की वजह से भी फाइंड आउट करोगे, और दोनों का क्या कर दो, वेक्टर सम। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, मान लो इस पोर्शन की वजह से फाइंड आउट करनी है, तो यहां से इसके ऊपर क्या डाल लो, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये एंगल 60 है और ये बाइसेक्टर लाइन है, क्या है, बाइसेक्टर, तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, और ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, सीधी बात है, और ये L है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये 90 है और ये 30, इस राइट एंगल ट्रायंगल से देखो, राइट एंगल यहाँ पे, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखो इस पॉइंट से इसके ऊपर, इस वायर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, एक बार ये कर दिया, ये 90 डिग्री, ये 30, तो ये कितना हो जाएगा, 60। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है ना। तो खैर अब तो हम इस वायर के ऊपर हैं, इस वायर की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है,
मान लो आएगी B1, फॉर्मूला यूज करो अगेन, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर। आर तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ना। अब ये कैसे फाइंड आउट करें? तो अब देखो साइन 30 कितना होता है 1/2। इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, है ना, हाइपोटेन्यूस ये, तो परपेंडिकुलर आर वो मेरे को चाहिए, और हाइपोटेन्यूस ये होगी ना, और ये तो गिवन है एल, तो आर कितना आ गया L/2, ठीक है ना। तो ये भी सिमेट्री से L/2 ही आ जाएगी, सही बात है। तो ये दूरी भी L/2 और ये दूरी भी कितनी आ गई L/2। तो म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आई L/2 इंटू में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये एंड देखो, इस वायर का ये एंड यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री, और ये एंड 90 डिग्री, क्योंकि बहुत दूर है ये एंड, तो है ना, ये एंगल तो 90 आएगा ना। तो साइन थीटा 1 मतलब साइन 60 √3/2 प्लस साइन थीटा 2 साइन 91, फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं। और कैसे आएगी? ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, राइट हैंड थंब रूल का यूज करो, करंट के लूंगा अंगूठा और बाकी चारों उंगली वहां पे जहां पे मैग्नेटिक फील्ड हम निकालने जा रहे हैं। तो थप्पड़ तो बाहर की तरफ आया ना, तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड आएगी, ठीक है। ऐसे ही B2 निकाल लो, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर, फॉर्मूले का यूज करना है। आर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी ना। अब देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा ना, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B2 इस पॉइंट पे कैसे निकले, यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो R होती है, और ये L/2 है, इंटू में साइन थीटा 1 साइन 60 √3/2 इंटू में साइन थीटा 2। अब ये एंड तो बहुत दूर है, तो थीटा 2 तो एक तरह से 90 डिग्री ही हो जाएगा, साइन 91। और इस पोर्शन की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो क्या होगी, करंट के अलोंग अंगूठा और बाकी चारों उंगली वहां पे जहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी है। तो थप्पड़ तो बाहर की तरफ आया, तो मतलब आउटवर्ड। तो इस पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वॉल करंट कैरिंग वायर बी नेट, जो कि निकालनी भी है। अब ये भी आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड, और दोनों मैग्नीट्यूड में सेम भी है ना। तो डबल कर दो ना, ट्वाइस ऑफ B1 प्लस B2, ट्वाइस ऑफ B1 हो गया ना, क्योंकि दोनों बराबर है मैग्नीट्यूड में। तो ट्वाइस ऑफ B1 ये क्या हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन में पाई L इंटू में √3 + 2/2, ये हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, मैच कर रहा आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमें सर्कुलर करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। मतलब मेरे पास एक सर्कुलर आर्क होगी और उसमें करंट फ्लो कर रहा होगा, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।